ये है iPhone 12 Pro। 5 साल पहले जब ये लॉन्च हुआ तो ये अपने इन स्टेनलेस स्टील फ्रेम, लाइडार सेंसर और अपने इन शार्प फ्लैट एजेस की वजह से लोगों में काफ़ी मशहूर हुआ। जहां आज के दिन बहुत सारे लोग इसको भुला चुके हैं, वहां मेजॉरिटी ऐसी भी है जो आज के दिन भी इस iPhone को यूज़ कर रहे हैं और ना सिर्फ यूज़ कर रहे हैं बल्कि एंजॉय भी कर रहे हैं। सो यही सोचकर मैंने इस iPhone को दोबारा उठाया और इसे हाथ में उठाते साथ ही एटलीस्ट इसकी बैक साइड से ही सही ज़्यादा पुराना नहीं फील हुआ। लेकिन ये चीज़ साइड पे, असल बात यह है कि आज 5 साल के बाद क्या वाकई iPhone 12 Pro इतना यूजेबल है कि जितनी इसकी डिमांड है? क्या कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐसी हैं जो कि बिल्कुल आउटडेटेड हो चुकी हैं और क्या कुछ ऐसा है इसके अंदर जो आज के दिन भी रेलेवेंट है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। iPhone 12 Pro से लेकर 16 सीरीज तक एप्पल ने वही डिज़ाइन बार बार यूज़ किया है, फ्लैट एजेस, ग्लास सैंडविच और स्टेनलेस स्टील या टाइटेनियम फ्रेम। लेकिन अब जबकि iPhone 17 सीरीज के साथ इसका डिज़ाइन थोड़ा बहुत बदल चुका है तो ये फ़ोन उनके बीच ज़्यादा ब्लेंड नहीं हो रहा। लेकिन इसके बावजूद इट लुक्स फाइन, कॉम्पैक्ट, बैलेंस्ड और प्रीमियम, स्पेशली तब तक जब तक आप इसको घुमा के इसकी इस नॉच को नहीं देख लेते। अच्छा, इसके डिज़ाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ क्योंकि 2020 में लॉन्च हुए जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन्स थे वो बेशक तब बहुत मिनिमल लगते थे, लेकिन वो तो तब की बात थी। आज के दिन देखो तो वो सॉफ्टवेयर वाइज डेड हो चुके हैं। नो अपडेट्स, नो ऑप्टिमाइजेशन, नो लव। लेकिन ये आईफोन, लॉकडाउन के दौर का आईफोन, अब भी iOS 26 चला रहे हैं और अगले ही साल इसको iOS 26 भी मिलेगा और शायद iOS 28 भी। सोचो ज़रा, इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा GoPro के जैसे फील होता है, 12 मेगापिक्सल्स का सेंसर, 13 मिलीमीटर्स का फील्ड ऑफ व्यू, जैसे GoPro को फ़ोन के अंदर बंद कर दिया हो। और सीरियसली आज के दिन भी इसके रिजल्ट्स काफ़ी डिसेंट हैं। इसकी फुटेज को जब आप फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर देखते हो तो आपको हर चीज़ ज़बरदस्त लगती है, लेकिन जैसे ही आप लैपटॉप के ऊपर देखो तो आपको इम्परफेक्शंस नज़र आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन फिर भी एज के हिसाब से इट्स डिसेंट। जिस लो लाइट जंगल के अंदर मैं इस वक्त चल रहा हूँ उस हिसाब से 5 साल पुराने फ़ोन के ये रिजल्ट्स बहुत ज़बरदस्त हैं। मेन लेंस की भी सेम कहानी है, क्लीन फुटेज, स्टेबल शॉट्स और इसकी फ्लैश लाइट जिस तरह से मेरी आंखों के अंदर पड़ रही है उससे मेरी आंखें सुपरमैन जैसी हो गई हैं। लेकिन फिर भी ओवरऑल फुटेज आई लाइक इट क्योंकि इतनी अनइवन लाइटिंग के बावजूद ये ओवरऑल मूड को तबाह नहीं कर रहा। नॉइस को काफ़ी हद तक इसने कंट्रोल करके रखा हुआ है और शेडोज़ और जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है, ओवरऑल एम्बियंस है, दैट स्टेज रियलिस्टिक। इस शाम के एनवायरनमेंट को ये ओवर एक्सपोज नहीं कर रहा। वो बात अलग है कि 4K के लिहाज से ये फुटेज काफ़ी सॉफ्ट है इस वक्त, लेकिन फिर जैसे ही आप दिन के दौरान इसकी वीडियोस को देखते हो तो कलर्स, लेंस स्विचिंग, कॉन्ट्रास्ट सब कुछ सरप्राइजिंगली स्मूथ लगता है। ये वाली वीडियो गलती से मुझसे 1080p में शूट हुई थी, तो अगर आपको सॉफ्टनेस नज़र आ रही है तो ये मेरी गलती है, इस फ़ोन की नहीं। लेकिन ओवरऑल कॉम्पोजिशन बेहतरीन। इनफैक्ट अगर आप चाहो तो इसको अपना मेन व्लॉगिंग कैमरा भी बना सकते हो। यस, 2025 में इस 5 साल पुराने फ़ोन से आप अपनी व्लॉगिंग भी कर सकते हो, ऑफ कोर्स विद सम कैवियट्स। आप कंपटीशन के बारे में कुछ भी बोलो कि एंड्रॉयड फ़ोन्स यहाँ तक पहुँच चुके हैं, वहाँ तक पहुँच चुके हैं, लेकिन वीडियोस के मामले में आज के दिन भी आईफोन से बेहतरीन वीडियो कोई भी एंड्रॉयड नहीं ले सकता। लेकिन फोटोग्राफी के मामले में कहानी थोड़ी सी उल्टी है। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले लेट्स डिस्कस इट्स डिस्प्ले। इसकी इस बड़ी सी नॉच को अगर आप इग्नोर कर सको तो आपको बाकी फ़ोन काफ़ी कमाल लगेगा आज के दिन भी। इसके ये शाइनी स्टेनलेस स्टील रेल्स एक क्लासी वाइब देते हैं इसको, जो कि इस लाइनअप को हर फ़ोन से अलग बना रहे हैं। अगर इसका ये फ्रेम आसानी से गंदा ना होता तो शायद ये मेरा फेवरेट फ्रेम फिनिश होता, इवन टाइटेनियम फ्रेम से भी ज़्यादा। हाँ, इसको हाथ में पकड़ने के बाद आपको इसके एजेस iPhone 15, 16 और 17 Pro Max के मुकाबले में थोड़े से अनकम्फर्टेबल फील होंगे, लेकिन साइज़, वेट डिस्ट्रीब्यूशन और इसकी सिमेट्री सब कुछ परफेक्ट और बैलेंस्ड हैं। इसकी फील प्रीमियम है लेकिन स्लिपरी नहीं। इसकी साइड्स इतनी फ्लैट हैं कि आप इसको बगैर किसी सहारे के टेबल के ऊपर इस तरह से खड़ा भी कर सकते हो। और सबसे अजीब बात, 5 साल बाद भी फ्रेम बिल्कुल प्रिस्टीन कंडीशन के अंदर है। कोई मेजर स्क्रैच नहीं नज़र आ रहा मुझे, ना ही कोई डेंट। तो जिसने भी इस फ़ोन को मुझसे पहले इतने प्यार से संभाला है, सैल्यूट है आपको। ये डिस्प्ले दुनिया की सबसे ब्राइट डिस्प्ले बिल्कुल नहीं है। जैसे ही आप धूप के अंदर जाते हो तो आपको मुश्किल से ही नज़र आती है, लेकिन इतनी भी डिम नहीं कि आपको ऐसा लगे कि मुझे स्क्रीन के ऊपर कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। नो, बिल्कुल नहीं। बहुत ज़्यादा रोशनी के अंदर आपको स्क्रीन बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं लगेगी, लेकिन इंडोर्स इट्स टोटली फाइन। ये है सुपर रेटिना XDR OLED, जिसको अगर आप लाइट्स ऑफ करके देखते हो तो इसके ऊपर जो भी कंटेंट आप देखो उसके अंदर आपको डीप ब्लैक्स, वाइब्रेंट कलर्स और ज़बरदस्त व्यूइंग एंगल्स नज़र आएंगे। iOS 26 के इस लिक्विड ग्लास विजुअल्स के साथ ये डिस्प्ले और भी ज़्यादा पॉप कर रहा है।
स्पेशली तब तक जब तक आपको रियलाइज़ नहीं होता कि ये डिस्प्ले 60 हर्ट्ज़ की है और आपकी आंखें आपको बताने लगती हैं कि इसके अंदर कुछ तो मसला है। वो मसला जो कि असल में मसला है नहीं, सिर्फ हमारी आदत है जो कि बिगड़ चुकी है 120 हर्ट्ज़ के साथ। लेकिन इससे मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं कि 120 हर्ट्ज़ फजूल चीज़ है। नो, बिल्कुल नहीं। 120 हर्ट्ज़ डिस्प्लेस आर ग्रेट। कहना सिर्फ ये चाहता हूँ कि अगर आपको 120 हर्ट्ज़ या 90 हर्ट्ज़ डिस्प्लेस की अब तक आदत नहीं है तो आपको ये 60 हर्ट्ज़ वाला ड्रॉबैक फील नहीं होगा। लेकिन अगर आपको हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्लेस की आदत है तो आपको ये फ़ौरन महसूस हो जाएगा। और वैसे भी अगर आप याद करो तो आईफोन 16 तक 60 हर्ट्ज़ डिस्प्लेज आ रही थी। इसका मतलब तो यही है कि ऐसी बहुत सारी आवाम है जो आज के दिन में 60 हर्ट्ज़ को आराम से यूज़ कर लेगी। सो इट्स नॉट अ डील ब्रेकर। इसकी ये स्टेरियो स्पीकर्स, इनका बैलेंस 50-50 के अंदर तो नहीं है, लेकिन आवाज़ लाउड और क्लियर है। इतनी डायनामिक रेंज है कि मुझे फ़ौरन एयरबड्स की ज़रूरत नहीं महसूस होती। लेकिन इसके हैप्टिक्स, दे आर अमेजिंग। एप्पल का ये टैप्टिक इंजन कमाल है, कमाल। बस आई विश कि एप्पल ने ये हैप्टिक फीडबैक थ्रू आउट द यूआई इम्प्लीमेंट किया होता। और हाँ, ये म्यूट स्विच बेशक मैं यूज़ करूँ या ना करूँ, बट इसको कौन भूल सकता है। अब क्या मुझे ऐसा लगा है कि इसकी फेस आईडी नए आईफोन्स के मुकाबले में स्लो है? मुझे कहीं फील नहीं हुआ इस तरह। हाँ, कभी कभार ये मसले ज़रूर करते हैं, जैसे कि खुलने में काफ़ी टाइम लगा लेते हैं, बट आई थिंक ये iOS 26 इंस्टॉल करने के बाद हुआ है, जो कि ईजीली फिक्सेबल है सॉफ्टवेयर के साथ। सो ओवरऑल इसकी स्पीड यूजुअली फील्स द सेम। लेकिन जो चीज़ सेम फील नहीं होती वो है इसकी बैटरी, जो कि इतने सालों के बाद कमज़ोर हो चुकी है। इसकी बैटरी कैपेसिटी ऑलरेडी ही कम थी 2815 mAh, लेकिन आज के दिन डिग्रेड होने के बाद इससे भी कम हो चुकी है। सो इसकी हेल्थ अराउंड 86% के ऊपर है, लेकिन इसके ऊपर जो मुझे स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा है वो बस 3 से 4 घंटे का होता है मुश्किल से। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब ये चार्ज जल्दी हो जाती है, ऑफ कोर्स कमज़ोर जो हो चुकी है। सो 20 से 25 मिनट के अंदर ये 50% तक चार्ज हो जाती है। ये 20 वाट्स के पावर के साथ चार्ज होता है। और यहाँ पर ख़ास बात यह है कि ये वो पहली लाइनअप थी जिसके अंदर मैगसेफ आया था। बिल्कुल वही मैग्नेटिक सिस्टम जो कि पिक्सल 10 के अंदर 2025 में आया है। सो ये 15 वाट्स तक वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जो कि Xiaomi Redmi के 5000 वाट्स जितना पावरफुल तो नहीं है, लेकिन फिर भी इट्स गुड इनफ इस 5 साल पुराने फ़ोन के हिसाब से। इट वर्क्स रिलायबली एंड फ्लॉलेसली, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। लेकिन हाँ, अपने साथ एक लाइटनिंग केबल रखना ना भूलना। हालांकि मैं एक रेगुलर एंड्रॉयड यूज़र हूँ, लेकिन जब जब मैं आईफोन के ऊपर आता हूँ तो एक चीज़ जो हमेशा मुझे खुशी देती है वो है ये एयर ड्रॉप। ये बहुत कन्वीनियंट फीचर है। ना कोई पेयरिंग की ज़रूरत, ना कोड्स, ना सेंडिंग विया नियर बाय शेयर का ड्रामा। बस कोई भी फाइल हो, कुछ भी हो, आप शेयर करो और ये आपकी दूसरी एप्पल डिवाइस तक पहुँच जाती है। इसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ है जिसने मुझे हैरान किया वो ये कि आज इतने सालों के बाद भी ये फ़ोन काफ़ी स्मूथली चल रहा है। 60 हर्ट्ज़ और इसकी बैटरी को भूल जाओ तो इसकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है दैट इज़ स्टिल गुड। एप्पल का A14 बायोनिक चिप जो कि 5 नैनोमीटर प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है 2020 के अंदर आया था, लेकिन आज के दिन भी इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। मैं ये बेंचमार्क्स को देखकर नहीं कह रहा, बट इसको यूज़ करने के बाद कह रहा हूँ। ऐप्स तेज़ी के साथ खुलती हैं, स्क्रॉलिंग हो या मल्टीटास्किंग, गेमिंग वगैरह सब कुछ फ्लॉलेसली हो रहा है इसके ऊपर। बिल्कुल हैवी गेम्स मैक्स सेटिंग्स के ऊपर तो इसके ऊपर नहीं चलेंगे, लेकिन अपनी ऑप्टिमम सेटिंग्स के अंदर इट वर्क्स रियली वेल। सो बेशक ये चिप 2020 के अंदर आई थी, लेकिन आज के दिन भी ये चिप अपनी कैटेगरी से ऊपर ही परफॉर्म कर रहा है। इसमें हैं 6 CPU कोर्स, 2 हाई परफॉर्मेंस और 4 एफिशिएंसी वाले, एक 4 कोर GPU और 16 कोर का न्यूरल इंजन जो कि AI स्टफ हैंडल करते हैं। परफॉर्मेंस के मामले में ये चिप क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के मुकाबले में है। आज के दिन भी ये चिप गैलेक्सी S22 Ultra के अंदर मौजूद थी, जो कि इससे कई साल बाद आया था। वही S22 Ultra अब Android 16 के ऊपर चल रहा है, लेकिन तकरीबन कंफर्म बात है कि अगले साल इसको Android 17 मिलेगा ही नहीं। जबकि ये फ़ोन, ये 12 Pro iOS 27 के ऊपर कंफर्म जाएगा। हो सकता है कि iOS 28 के ऊपर भी चला जाए। बिल्कुल, रिलीज्ड अर्लियर डाइज लेटर। लेकिन हाँ, अगर आप इसको ज़्यादा पुश करोगे, जैसे कि 4K रिकॉर्डिंग, बहुत ज़्यादा हैवी मल्टीटास्किंग या फिर लंबे गेमिंग सेशंस, तो ये गर्म हो जाता है और साथ में बैटरी भी गिर रही होती है बहुत तेज़ी के साथ। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया था कि iOS 26 ने इन पुराने आईफोन्स को एक नई ज़िंदगी दे दी है, तो वो चीज़ आपको ये फ़ोन इस्तेमाल करते वक्त फ़ील हो जाएगी। ये लिक्विड ग्लास विजुअल्स, स्मूथ एनिमेशंस और कस्टमाइजेशन के लिए ये नए ऑप्शंस सब मिलके इस फ़ोन को एक फ्रेश फील दे रहे हैं। इसकी ये मैट बैक फिनिशिंग बहुत सारे लोगों को पसंद आएगी, लेकिन जैसे ही मैंने इसको पहली दफ़ा देखा तो मुझे अंदेशा था कि ये मेरे हाथ से फिसल जाएगा।
लेकिन शुक्रिया इस स्टेनलेस स्टील फ्रेम का कि जिसकी वजह से ये अच्छे से हाथों में ग्रिप हो जाता है। बेशक इसके पीछे मैट फिनिशिंग मौजूद है। मैं प्रेफर करता हूँ ग्लॉसी सरफेस क्योंकि वो आपके हाथ के साथ थोड़ी सी चिपकी रहती है, जिसकी वजह से आपके हाथ से फ़ोन फिसलता नहीं है। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन इसके जैसा हो मैट और ग्लॉसी का तो फिर भी मैं खुश रहता हूँ। लेकिन आप मुझे बताओ, आपको मैट ऑन मैट सरफेस पसंद है या ग्लॉसी ग्लॉसी स्टिकीनेस? ये जो आपको आइकॉनिक कैमरा मॉड्यूल नज़र आ रहा है, इसके अंदर मौजूद हैं 3 12 मेगापिक्सल के सेंसर, एक फ्लैश और ये छोटा सा लाइडर सेंसर। और ये लाइडर सेंसर सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है बल्कि ये एक्चुअल में काम करता है। इसकी वजह से लो लाइट के अंदर आपका फ़ोन तेज़ी से फोकस कर पाता है और जो AR स्टफ है, ऑगमेंटेड रियलिटी स्टफ, वो भी इसके ज़रिए से पॉसिबल हो पा रहा है ज़्यादा बेहतर तरीके से। ये सेंसर छोटी छोटी लेज़र पल्सेस जनरेट करता है जिससे इसको आपके एनवायरनमेंट का अंदाज़ा हो जाता है कि आपका सब्जेक्ट कहाँ पर मौजूद है और फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में कितना फासला है। और फिर यही कैलकुलेशंस वजह बनती हैं बेहतरीन पोर्ट्रेट्स के लिए, फास्ट ऑटो फोकस और AR एक्यूरेसी के लिए। कैमरा जूम की बात करें तो इट्स गुड इनफ 2x जूम कैमरा के हिसाब से। कभी कभार इसका कैमरा फोकस हंटिंग ज़रूर करता है, खास करके ये जब टेलीफोटो मोड के अंदर हो, लेकिन ओवरऑल इट वर्क्स नाइसली। इसकी ये न्यू कैमरा ऐप, आई लव इट, बहुत ज़्यादा मिनिमलिस्ट कर दिया इस कैमरा ऐप को। कोई फजूल के ऑप्शंस आपको स्क्रीन के ऊपर ही नज़र आ रहे होते जब तक कि आपको चाहिए नहीं होते। इसके वीडियो मोड के अंदर आप 6x तक जूम कर सकते हैं और लेंस के बीच में ट्रांजिशन भी बहुत स्मूथ सा है, जबकि फोटोज़ के अंदर आप 10x तक जूम कर सकते हैं। और जब हम बात करते हैं इसके स्लो मोशन की तो वाओ, इट्स स्टिल ग्रेट। देखो इन लोगों को, अब तो ये यहाँ पर कूड़ा जला रहे हैं, लेकिन कल को यही लोग शिकायत कर रहे होंगे कि ये स्मोक, ये गंदगी कहाँ से आ गई। खैर छोड़ो, स्लो मोशन को देखो, 240 फ्रेम्स पर सेकेंड, क्लियर, स्टेबल, इतने शार्प रिजल्ट्स जिसको मैं अपने असल प्रोजेक्ट्स के अंदर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। और हाँ, ये जूम करने के बाद की फुटेज है इस 5 साल पुराने फ़ोन की। जहाँ पर मुझे मायूसी हुई वो है इसके पोर्ट्रेट मोड के अंदर, नहीं इसकी क्वालिटी नहीं, इसके इस बग की वजह से जो कि iOS 26 के बाद इसके अंदर आया था। मेन कैमरा के ऊपर मैं कोई पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ नहीं ले पाया। एप्पल को जाके बोलो मुझे नहीं, लेकिन 2x वाले पोर्ट्रेट्स दे लुक खूबसूरत, पीछे का ब्लर और सॉलिड डिटेल्स। और जब आप गोल्डन आवर के अंदर अपनी फ़ोटोज़ लेते हो इसके वाइब्रेंट फ़िल्टर के साथ मिलाकर, तो ऐसा लगता है कि आप वाकई ही 8 घंटे सोते हो रोज़ रात को। और इसके रेगुलर शॉट्स चाहे मेन हो या अल्ट्रा वाइड, दोनों ही बेहतरीन। लैपटॉप की बड़ी स्क्रीन के ऊपर देखने के बाद मुझे आर्टिफिशियल शार्पनिंग और बैड एक्सपोजर ईजिली नज़र आने शुरू हो गया, लेकिन फिर भी उस हद तक नहीं कि मैं इन फ़ोटोज़ को किसी भी तरह से बुरा कहूँ। दे आर स्टिल ग्रेट फ़ोटोज़, स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करने के लिए। दिन के टाइम तीनों ही कैमरास का कलर साइंस सरप्राइजिंगली कंसिस्टेंट भी है। और इसका HDR बेशक थोड़ा ज़्यादा ही एक्साइटेड होता है, जैसे कि इसके ऊपर कोई फ़िल्टर अप्लाई किया हो। पंची कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेटेड कलर्स, कभी कभार कलर्स इतने सैचुरेटेड हो जाते हैं कि आप सोचने लगते हो कि यार रियल में तो ये कलर्स इतने सैचुरेटेड नहीं थे। लेकिन ये भी टेस्ट की बात है, कुछ लोगों को सैचुरेटेड फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। लेकिन इसके जो वाइट बैलेंस है, इसके अपने ही मूड स्विंग्स हैं, कभी बहुत ज़्यादा वार्म, कभी कूल, कभी न्यूट्रल और फिर से वार्म। अल्ट्रा वाइड फोटोज़ को जूम करते हैं तो सॉफ्टनेस नज़र आती है, लेकिन मेन कैमरा की डिटेल्स 12 मेगापिक्सल सेंसर के हिसाब से बहुत सॉलिड हैं। 2x वाले भी बेहतरीन हैं, लेकिन 10x के ऊपर एक 2020 के फ़ोन के हिसाब से दे आर शॉकिंगली गुड। लेकिन फिर वहीं पर जैसे ही लाइट थोड़ी कम होती है तो सब कुछ बदल जाता है। वो गंदा सा कॉन्ट्रास्ट, बुरे कलर्स और डिस्ट्रॉयड वाइट बैलेंस, और फिर बहुत ज़्यादा बुरी लाइटिंग के अंदर ऐसा लगता है कि ये फ़ोटो किसी AI ने बनाई हो। और इसकी जो वीडियोस हैं या तो ये अनयूजेबल होती हैं या फिर बस गुजारे लायक ही। आर्टिफिशियल स्मूथनिंग, मुशी टेक्सचर्स और नॉइसी पैचेस पूरा मूड ख़राब कर देते हैं सीन का। सिर्फ बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन की बात नहीं है, जैसे ही लाइटिंग कम होने लगती है जैसे कि शाम का वक्त, तो फिर तीनों ही कैमरास की फुटेज चाहे वो 4K में हो, 4K नहीं लगती, बस फुटेज लगती है, अनइंस्पायरिंग फुटेज। अपार्ट फ्रॉम दैट आप इस फ़ोन के कैमरा से 4K 60 FPS तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, फिर चाहे वो बैक कैमरा हो या फिर फ्रंट। और इसकी स्टेबलाइजेशन इट्स प्रीटी सॉलिड। ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग आपको शेक्स नज़र आएंगे, लेकिन जैसे ही आप वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हो तो इसकी पोस्ट प्रोसेसिंग उन शेक्स को ख़त्म कर देती है। जैसे कि इस वीडियो के अंदर जब मैं इस बाइक के ऊपर बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा झटके फील हो रहे थे कैमरा के अंदर, लेकिन जब मैंने इसकी फाइनल फुटेज देखी तो वो ऐसी नज़र आ रही थी। फ्रंट कैमरा परफेक्ट तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसकी डायनामिक रेंज उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं, लेकिन फिर भी इट्स गुड इनफ। बस कभी कभार इन सेल्फीज़ को देखकर आप सोचने लग जाओगे कि मेरी असल स्किन किस तरह से नज़र आती है। 5 साल के बाद iPhone 12 Pro आज के दिन किसी फ़ोन के साथ कोई कंपटीशन तो नहीं लड़ रहा, लेकिन इसको इस्तेमाल करने के बाद आपको ऐसा ज़रूर लगता है कि यार इसकी कैटेगरी की आजकल के नए फ़ोन से भी काफ़ी जगहों के अंदर ये बहुत बेहतरीन है। बेशक ये सबसे फास्टेस्ट नहीं, सबसे ब्राइटेस्ट नहीं और बैटरी वाइज भी बेहतर नहीं, लेकिन उसके बावजूद ये रेलेवेंट है, रिफाइंड है
और अजीब तरीके से ही सही लेकिन रिलायबल है। मेरा नाम है मुबशिर, आप देख रहे हैं मूवीट्रॉन। और अब अगर आप मुझे अपनी होम स्क्रीन के ऊपर दोबारा देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब।